Good morning, plus one. How are you all? I hope you all are well. So I'm पलक. फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, फिज़िकल वर्ल्ड. ये कोई चैप्टर में कुछ ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, कुछ सिर्फ बेसिक है कि फ़िज़िक्स के बारे में बताया है कि क्योंकि 10th तक आपने जो पढ़ा है वो हमने साइंस एक कंबाइन बुक में पढ़ी हुई है. ठीक है ना. तो उसमें फ़िज़िक्स के चैप्टर जैसे आपने ह्यूमन आई वाला किया, लाइट रिफ्लेक्शन किया. ठीक है, ये फ़िज़िक्स में आते हैं. और केमिस्ट्री में एसिड बेस कार्बन वाला चैप्टर है. और बायोलॉजी में आपको पता है लाइफ प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया. तो अभी प्लस वन में साइंस की ब्रांचेस को डिवाइड कर देते हैं फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में. ठीक है, तो अलग अलग बुक्स होंगी आपके पास. उसमें से फ़िज़िक्स है, थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा सिलेबस. प्लस वन में थोड़ा डीपली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. अभी से स्टार्ट करोगे साथ के साथ तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए. देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक की मैंने आपको एक PDF सेंड कर दी है, जो NCERT फॉलो करेंगे. और ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ. और जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करते जाओगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नोट्स में कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज़ फिज़िक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट. इसके बारे में पढ़ेंगे. फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड नेचर ऑफ फिज़िकल लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस विच गवर्न बोथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना. देर आर फर्स्टली फंडामेंटल जो हमारे पास फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल सबको पता है हमारी अर्थ पे, जो आपने 10th में भी किया होगा, कैपिटल G स्मॉल g. ठीक है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकंड इज़ न्यूक्लियर फोर्स जो केमिकली है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक फोर्सेस. ठीक है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज आर Fg मतलब F फोर्स ऑफ ग्रेविटी, Fw, Fe, Fs. ठीक है, Fw मीन्स न्यूक्लियर फोर्स को हमने डिनोट किया, Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड Fs इज़ अ वीक फोर्स. क्लियर. एंड 1:10⁻25, 1:10⁻36, 1:10⁻38, ये इनके अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई हुई है. कैसे बनी है, कैसे क्यों नहीं बनी है, ये हमारे पास कोई इसका कोई फ़िलहाल हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको ये कैरी ऑन पता होना चाहिए कि इनका रेशो आपस में इतना है. ठीक है. ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है ना. जो भी फिज़िक्स के लॉ हम पढ़ते हैं या जिस भी टर्म में हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, उन टर्म्स को हम बोलेंगे क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है. और हमारे पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटी होंगी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़. फंडामेंटल जो हम थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ते हैं, और डिराइव्ड जब हम उसके फॉर्मूलाज की फॉर्म में उसे देते हैं. द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगी. एंड यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. क्लियर. तो इसमें से हमारे पास एक सिस्टम्स ऑफ यूनिट है MKS, CGS, FPS और SI. ठीक है, ये जो अभी MKS है और FPS है, जो A और C वाला पार्ट है, वो हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स में. हमारे पास B पार्ट होता है CGS और D होता है SI. जो SI होगा बेटे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टर्म्स होती हैं जैसे किलोमीटर्स. मैंने आपको शायद 10th में भी फिज़िक्स में बताया होगा कि जो हमने किलोमीटर्स इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स. तो ये जो क्वांटिटी है ये फ़िक्स है. ये इंडिया में भी हम यही क्वांटिटी यूज़ करते हैं. किसी और कंट्री में, अमेरिका में भी अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा होगा तो वो भी इसी क्वांटिटी के हिसाब से ही करेगा. तो ये हो गई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये बड़ी डिजिट्स के साथ होती हैं, किलोमीटर्स के साथ, लीटर्स के साथ. ठीक है. और जो B है वो है CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. इज़ दैट क्लियर. तो CGS हो गया सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड. तो ये जो हमने SI की जो बिग टर्म्स ली है ना, वो जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कर दो, किलोग्राम को ग्राम में कर दो. ठीक है ना. मिनट को या आर को हम सेकंड में कर दें, तो ये वही सेम इंटरनेशनल यूनिट्स की एक स्मॉलर यूनिट्स में आ जाती है, जिसे हम CGS सिस्टम भी कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. देन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस. डायमेंशंस हमारे पास कि हम किस आधार पे उस क्वांटिटी को बेस कर रहे हैं. बेसिकली हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं वो हम M, L,
टी लेते हैं, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, ठीक है ना। उसका वेट, लेंथ मतलब जो हम 3D बॉडीज़ लेते हैं ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो तो एक अलग चीज़ है, पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी में हम लेंगे वो होगा एम, एल एंड टी, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आएगा, द इक्वेशन विच एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। Next point, according to the principle of homogeneity of a physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all term in all the terms occurring on both side of the equation are the same. Homogeneity का मतलब homo word ही same के लिए बना हुआ है बेटे। फिज़िक्स में हमने पहले भी बहुत बार होमोजीनियस हिट्रोजीनियस वर्ड पढ़ा है, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स पढ़े हैं। तो होमो वर्ड सेम के लिए ही यूज़ किया जाता है, और फिज़िकल इक्वेशन ये सेम है कि उसकी जो फिज़िकल डायमेंशंस इन ऑल टर्म्स और दूसरी टर्म्स अक्रिंग में जब वो सेम इक्वेशन में आती हैं तो वो एक होमोजिनिटी का लॉ हमें मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इफ़ एनी इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मस्ट बी मैथमेटिकली करेक्ट टू। उन्होंने ये बताया कि जो चीज़ एक डायमेंशनली करेक्ट है, सपोज अगर m0, l0, t0 है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी। डायमेंशन इज़ एन अलग, मतलब डायमेंशन एक अलग चीज़ है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये ध्यान से पढ़ना, to convert a unit of given physical quantity from one system of unit to another system, मतलब SI को अगर हम CGS में कन्वर्ट करने वाले हैं तो वो यूज़ N2, ठीक है। N2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो ज़रा ध्यान से, N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2, A ब्रैकेट L1 अपॉन L2, B T1 अपॉन T2, C MLT के ही उन्होंने रेशियोज़ बता दिए हैं, ठीक है। To check the correctness of given physical relation, to derive a relation between different physical quantities. Significant figures. Significant figure are normally those digit in a measured quantity which are known reliably plus on additional digit that is uncertain. जैसे आपको पता ही है, जैसे हम टाइम को t से डिनोट करेंगे, मास को m से डिनोट करेंगे। So for counting of the significant figure rule are as, फर्स्ट ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो ज़ीरो नहीं है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। ऑल ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड, ऑल ज़ीरो टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो digit but to the left of an understood decimal point are non-significant, but such zeros are significant if they come from a measurement। अब देखो, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम ले रहे हैं 0.100 तो वो ज़ीरो की वैल्यू है, जो बाद में आ रही हैं या बिटवीन में आ रही हैं ज़ीरो। जो पहले ज़ीरो आ रही है, सपोज अगर हमारे पास है 0162, तो वो हम पहले वाली ज़ीरो का नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे ज़ीरो या तो इन बिटवीन आए या वो किसी डिजिट के बाद में आए तो ज़ीरो की वैल्यू है। अगर ज़ीरो पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, तो वो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि अगर वो 20 है तो वो 20 बन जाएगा, अगर 02 है तो वो सिर्फ 2 ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। फोर्थ पॉइंट आएगा, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया सेम है। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो उसके राइट हैंड साइड में जीरो आएगी पॉइंट के बाद वो तो कंसीडर करेंगे हम, जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के पहले आ रही है उससे हम कोई कंसीडर नहीं करते। सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू द लेफ्ट of the decimal point is not significance, ठीक है। सेवन्थ, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड उसके बाद बेटे कुछ लॉज आ रहे हैं, कुछ रूल्स आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द नंबर विद इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर चाहे हम उसे ऐड करें चाहे उसे सब्ट्रैक्ट करें, जो रिजल्ट आना चाहिए वो सेम उन्हीं में आएगा जिनमें हमें इक्वेशन मिली होगी, ठीक है। Second, in multiplication or division, the result should be reported to the same number significant figure as that of number with the minimum of significant figures. Multiplication और division में भी अगर हमें कोई result देना है तो हमें कम से कम significant figures के साथ ही उसको report करना पड़ेगा, उसके answers को।
Next point, accuracy refer to the closeness of measurement to the true value of the physical quantity, and precision refer to the resolution और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड. जो उसकी एक्यूरेसी है वो हम अप्रॉक्सीमेटली लेके कर सकते हैं. जैसे अप्रॉक्सीमेट अगर हम 10 या फिर 5.9 दिया हुआ है तो हम उसको राउंड ऑफ करके 6 करके दे सकते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट एरर ऑफ मेजरमेंट. इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लिमिट विद इन विच द ट्रू वैल्यू में लाई. ठीक है. जो उन दोनों का डिफरेंस है कुछ क्वांटिटी की एरर उसमें शो कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 5.5 से लेके 5 से लेके 6 के बीच में कुछ अगर हमारे पास कुछ रेशो है, कुछ लिमिट है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट 5.5 या 5.6 के अराउंड ले सकते हैं. ठीक है. मीन ऑफ एन मेजरमेंट आपको पता ही है, ये आपने अलजेब्रा में जो नॉर्मल आप करते हो एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, सारी टर्म्स को ऐड करो और अपॉन में उसे टोटल नंबर ऑफ एन कर दो. ठीक है ना. एब्सोल्यूट एरर को हम ये बेटे ट्रायंगल जो बना है वो डेल्टा है. डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन माइनस ए आई. आई मीन्स कि उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो. मीन एब्सोल्यूट एरर. Next is the relative error. It is a ratio of the mean absolute error to the true value. ठीक है. ये आ जाएगा curly a is equal to delta a upon a mean. The next point, the relative error expressed in percentage is called percentage error. The error is communicated in different mathematical operations as delayed below. जो हमने ऊपर addition और subtraction, division और multiplication की बात की है ना, ये इसी में आएगा. आपने ये मैथ्स में किया होगा अपने फर्स्ट चैप्टर पे, +1 के मैथ्स में. फर्स्ट आएगा फॉर एक्स ए प्लस माइनस बी हो सकता है, तो डेल्टा एक्स प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सेकंड फॉर एक्स के लिए ए मल्टीप्लाई बी होगा, तो डेल्टा एक्स प्लस माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा बेटे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो फॉर एक्स के लिए अगर डिवीज़न हो रही है डेल्टा ए तो सेम ही रहेगा उसमें भी. ठीक है. फॉर एक्स ए एन बी एम अपॉन सी पी, अगर उसके बिल्कुल हम कम्प्लीटली डायमेंशंस लेते हैं तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा. एन जो मीन वैल्यू है वो डेल्टा ए अपॉन ए, एम बाहर आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, पी बाहर आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी. ठीक है. तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो रिवीजन एट अ ग्लेंस में आते हैं. एंड आफ्टर दैट समरी है पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है. First is physics deal with the study of basic law of nature and their manifestation in different phenomena. The basic law of physics are universal and apply in widely different context and conditions. जो फिज़िक्स है वो बेसिकली बेटे नेचर की लॉ जो ग्रेविटेशनल है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब को डिफाइन करती है. Second, the scope of physics is wide, covering a tremendous range of magnitude of physical quantities. ये हमने फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा. फिजिकल और मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती है. वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ठीक है. जैसे स्पीड है, जैसे डिस्टेंस है. डिस्टेंस सिर्फ एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है. जैसे यहाँ से अम्बाला का डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर है, तो वो सिर्फ एक क्वांटिटी ही मेजर करेंगे हम. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो पता लगेगा कि वो जलंधर टू अम्बाला है या अम्बाला टू जलंधर है, तो वहाँ पर डायरेक्शन भी पता चलती है. ठीक है ना. थर्ड पॉइंट आएगा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर. Physics and technology are related to each other. Sometimes technology gives rise to new physics, at other time physics generate new technology. Both have direct impact on society. ठीक है. फोर्थ, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज जो हमने ऊपर पढ़े ही हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, नोटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेज, डोमेन इन नेचर इज़ अ बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स. ओके. नेक्स्ट आ जाएगा द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड in a process are called conserved quantities. Some of the general conservation in law include the law conservation of mass. ये अपने बेटे पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है. conservation of mass, energy, linear momentum, angular momentum, charge. ठीक है.
ये सेम है जो न्यूक्लियर, जो हमने न्यूटन के लॉ पढ़े हुए हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में और एनर्जी में, क्या दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जिसका रिएक्शन है, जिसका एक्शन है उसका रिएक्शन भी है, तो ये सारे लॉ भी इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। सिक्स्थ आ जाएगा, कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन विद द सिमेट्रीज ऑफ नेचर. Symmetries of space and time and other type of symmetry play a central role in a modern theories of fundamental forces in nature. ये बेटे जो सिमिट्री की बात कर रहे हैं वो यही, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वो भी एक आपस में अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो बेटर है कि क्योंकि वो इतने सालों से सन उसका एक सेंट्रल में एक मेन फोर्स है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और जैसे सबसे नज़दीक उसका क्लोजेस्ट है जो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है। तो ये कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, ये इक्वल ही डिस्टेंस पे सन के अराउंड जो है वो इतने सालों से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बंधी हुई हैं फोर्सेस, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इनकी जो आपसी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो इनको सन से मिलती हैं, तो ये इन पे डिपेंड करती हैं। क्लियर। सो चैप्टर कहीं ना कहीं यही है कि हमें सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है फिज़िकल वर्ल्ड का, कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं, फ़िज़िक्स का क्या रोल है यूनिवर्स में, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। चैप्टर अच्छे से रीड करो। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की पीडीएफ सेंड की है जिनके पास बुक्स नहीं है, और ये कुछ समरी और नोट्स हैं। अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो बेशक लिख सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं इनके जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वीडियोस आपको सेंड कर रही हूँ साथ के साथ, ग्रेविटेशनल के जो इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं इसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो आप अपना बैठ के वीडियोस जो है वो अच्छे से देखो, समझो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक भी दो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या किसी तरह कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, या जिस तरीके से आपको समझ में आएगा आप मुझे वो बता दो कि मैम आप इस तरह से नहीं इस तरह से दो, या थोड़ा थोड़ा चैप्टर करेंगे या टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा फर्स्ट लेक्चर है, जैसे आपको समझ में आ रहा है मुझे प्लीज़ फीडबैक देना इन माई ऑन माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।